हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसमें हम जीएस के क्वेश्चंस को देखेंगे। जो सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन पूछा जाता है उसका हम जो है सो आज देखने वाले हैं। तो बीपीएससी एईडीओ प्रैक्टिस बुक का इसमें 25 सेट है। तो 25 सेट मैं आप लोगों को पूरा का पूरा करवाऊँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में जो है सो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सीधा प्रैक्टिस से। तो पहला क्वेश्चन है कि कुम्हरार स्थित संबंधित स्थल है। तो कुम्हरार में कौन सा जो है सो प्राचीन स्थल है जहाँ जो है सो कुम्हरार किस जगह से संबंधित है। तो कुम्हरार संबंधित है पाटलिपुत्रा से। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि कुम्हरार कहाँ है। तो कुम्हरार पाटलिपुत्रा में है, जो बिहार में है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है। भारत में सरकार का कौन सा वित्तीय वर्ष चलता है। तो भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक भी भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा होगा वो आप लोग, अगर आप लोग पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर बताइएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2010 में 1 अप्रैल को भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जो है सो 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। तो 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। और किस अनुच्छेद के द्वारा करते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो अनुच्छेद 352 के तहत। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ जो है सो आप लोगों को इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम भी कैरियर पिक्सल ही है। तो टेलीग्राम पर आपको @कैरियर पिक्सल जैसे मेरे चैनल में दिया हुआ है PIXXEL कैरियर पिक्सल सर्च करना है, वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आप लोग चाह रहे हैं तो पहले आप अपने से पीडीएफ से जो है सो इसका आंसर बना लें और फिर जो है सो यहाँ वीडियो में आकर इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। वो आप लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदा करेगा, आप लोगों को आपकी तैयारी पता चलेगी। तो अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं पीडीएफ वहाँ डाल देता हूँ, आप लोग जो है सो वहाँ से टेलीग्राम से जाकर ले लीजिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन सा है। तो जिस तारामंडल का तारा ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है उसे हम सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, सप्तऋषि। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं। तो क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं। तो क्षेत्रफल के क्रम में जो है सो सबसे पहला राज्य मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है और फिर राजस्थान है। तो 3 बड़े राज्य क्षेत्रफल के क्रम में
सॉरी, सबसे पहले राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है सो 3 नंबर पे है और राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और उसके बाद आता है मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? भारत का प्रारंभिक इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन को जो है सो सॉरी इस बुक को, जिसका नाम है भारत का प्रारंभिक इतिहास, इसको V.A. स्मिथ के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, V.A. स्मिथ। भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक किसने लिखी है? तो V.A. स्मिथ ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन सा है? बिहार प्रदेश में जो सो तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन सा है? खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध, चीनी या निर्माण, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय राष्ट्र मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में जो है सो 1937 में गठित जो है सो प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था मोहम्मद यूनुस ने। तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था मोहम्मद यूनुस ने। अगला क्वेश्चन है कि पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? तो पटना लॉन को गांधी मैदान कब बनाया गया? तो पटना लॉन को गांधी मैदान जो है सो भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर बनाया गया था। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि पटना लॉन को गांधी मैदान कब बनाया गया? तो भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। अगला क्वेश्चन है कि बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया, बिरसा मुंडा को जो सो कब पकड़ा गया था? 1 फरवरी 1900, 3 फरवरी 1900, 2 फरवरी 1900 या 4 फरवरी 1900। तो इसमें से कोई भी इसका सही आंसर नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि बिरसा मुंडा को कब पकड़ा गया था। इसका सही आंसर क्या होने वाला है, यह आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। इनमें से कौन सा ऑप्शन इसके लिए उपयुक्त है कि बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति क्या है? तो नवपाषाणिक संस्कृति है। तो वो जो है सो नवपाषाण काल में पाया गया था। बिहार के चिरांद जो है सो नवपाषाणिक संस्कृति है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? तो ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? सलार मसूद गाजी ने, या इमाम शाह फकीह ने, दरिया साहिब, या फिर एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दरिया साहिब ने। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो दरिया साहिब ने। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो दरिया साहिब ने। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता था? तो मलिक हुसामुद्दीन या इब्राहिम। ऑप्शन बी है इब्न बख्तियार खिलजी। ऑप्शन डी है दरिया खान नूहानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी था। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी था।
अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी बोट जिसका उद्घाटन मार्च 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी बोट किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो इसका आंसर है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी बोट को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने विकसित किया था। अगला क्वेश्चन है उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक 30 जनवरी 2024 को कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक जो है सो स्थापित किया गया है, वह कहाँ स्थापित किया गया है? तो वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है कि उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक 30 जनवरी 2024 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है तो वह कौन सा एंजाइम है? तो पेप्सिन, परऑक्सीडेस या अमाइलेज, ये वह कौन सा एंजाइम है? तो उस एंजाइम का नाम है एमाइलेज, जो हमारे मुख में होता है एमाइलेज। एमाइलेज हमारे मुख में भोजन के साथ मिलता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि लीची का खाद्य भाग क्या है? तो लीची के खाद्य भाग को हम क्या कहते हैं? तो एरिल या थैलेमस या बीज कोट। लीची में जो खाने वाला भाग होता है उसे हम एरिल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। लीची में खाने वाले भाग को एरिल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में प्रदीप्तिकालिता की खोज करने वाले कौन है? पौधों में प्रदीप्तिकालिता की खोज किसने किया था? पौधों में प्रदीप्तिकालिता का खोज गार्नर और एलार्ड ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है कि पौधों में प्रदीप्तिकालिता का खोज किसने किया था? गार्नर और एलार्ड ने। पौधों में प्रदीप्तिकालिता का खोज किसने किया था? तो गार्नर और एलार्ड ने। अगला क्वेश्चन है कि एस्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। पत्तियों पर जो है सो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम एस्टोमेटा कहते हैं। तो उसके द्वारा पौधे क्या ग्रहण करते हैं? तो उसके द्वारा पौधे जो ग्रहण करते हैं या नाइट्रोजन, पानी या फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या ग्रहण करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम एस्टोमेटा कहते हैं, जिनके द्वारा पौधे जो है सो सांस लेते हैं और सांस के रूप में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सेरेलॉजी निम्न का अध्ययन है। सेरेलॉजी किसका अध्ययन है? छिपकलियों का, कॉकरोचों का, मच्छरों का या चमगादड़ का। तो सेरोलॉजी जो है सो छिपकलियों का अध्ययन है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। सेरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो छिपकलियों का। सेरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन है। सेरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन है। यदि एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तब 2 घंटे में कितने जीवाणुविक निर्मित होंगे? यदि एक जीवाणुविक कोशिका 15 मिनट में विभक्त होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणुविक निर्मित होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 256। 15 का स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पौधों एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होता है? पौधों एवं पशु कोशिकाओं में अंतर किससे स्पष्ट कर सकते हैं हम? तो नाभिक, एंजाइम
या फिर कोशिका भित्ति। तो पौधों और पशु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति द्वारा अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोशिका भित्ति जो है सो केवल प्लांट टिश्यू में होता है, एनिमल टिश्यू में नहीं होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कोल्ड कंडीशंस में स्थिर रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कोल्ड कंडीशंस में भी स्थिर रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन सा है। तो इसका आंसर क्या होगा, सैकरीन, सुक्रोज, एस्पार्टेम या एलिटेम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्पार्टेम इसका सही आंसर है। कोल्ड कंडीशंस में स्थिर रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पार्टेम है। अगला क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम क्या है। तो कमरे के ताप पर कौन सा धातु द्रव के रूप में रहता है, पारा, ब्रोमीन या सोडियम। तो इसका क्या आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पारा। कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम है पारा। अगला क्वेश्चन है कि लोहे का विशुद्धतम रूप कौन सा है। लोहे का विशुद्धतम रूप कौन सा है, स्टील, कच्चा लोहा, ढलवा लोहा या पिटवा लोहा। तो लोहे का जो है सो सबसे विशुद्धतम रूप पिटवा लोहा को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, लोहे का सबसे विशुद्धतम रूप पिटवा लोहा है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम मोनोसल्फेट, कैल्शियम टेट्राक्लोराइड या सोडियम क्लोराइड। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। इनमें से किसका परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ा है, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन। तो सबसे बड़ा इसमें से लिथियम का परमाणु त्रिज्या है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग होता है, इथेन का, एथिलीन का या मेथिलीन का। तो फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए एथिलीन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए एथिलीन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम हाइड्रोक्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है। तो यह विघटन है या फिर उदासीनीकरण है या संयोजन अभिक्रिया। तो यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब। सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण कब खोते हैं। चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण तब खो देते हैं जब उसे गर्म किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि चुंबकीय पदार्थ जो है चुंबकीय गुण खो देते हैं जब उन्हें गर्म किया जाता है।
50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान स्केल में 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। संघनन क्या है? तो संघनन क्या है? तो वाष्प का द्रव में जब परिवर्तन होता है तो उसे हम संघनन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि संघनन किसे कहते हैं। तो संघनन जो है सो वाष्प का द्रव में परिवर्तन है। सोनार तकनीक का प्रयोग होता है। सोनार तकनीक का प्रयोग कहाँ होता है? तो सोनार तकनीक का प्रयोग समुद्र में स्थित वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन डी में एक से अधिक इनमें से है और इनमें से तो पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने इसमें भी हो सकता है, हिमशैल का पता लगाने में और समुद्र की गहराई पता लगाने में। तो इसमें से एक से अधिक इसका आंसर सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, अदिश राशि है या फिर आयाम रहित राशि है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है कि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हवा में नमी मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? एरोमीटर का, हाइड्रोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर का। तो हवा में नमी मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। हरित क्रांति की सफलता बीजों की उच्च पैदावार, किस्म पर, पर्याप्त सिंचाई सुविधा पर और रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक पर निर्भर करता है। बिल्कुल ये तीनों इसके सही आंसर हैं, तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर क्या है? बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर झारखंड से अधिक है, झारखंड के बराबर है या झारखंड से कम है। तो झारखंड की तुलना में बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर क्या है? वह झारखंड से अधिक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है कि बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर झारखंड से अधिक है। अगला क्वेश्चन है बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। नीतीश कुमार के द्वारा, लालू प्रसाद के द्वारा या सुशील मोदी के द्वारा। तो बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था सुशील मोदी के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा कब लागू की गई थी? इंदिरा गांधी के द्वारा, राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा या जनता सरकार के द्वारा। तो रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो जनता सरकार के द्वारा लागू की गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। गरीबी का अंतर क्या दर्शाता है? तो गरीबी का जो अंतर है
क्या वह विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच बुनियादी सुविधा में अंतर को दर्शाता है, या गरीबी रेखा और उस रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय स्तर के बीच का अंतर दिखाता है, या विकसित देश और विकासशील देश के बीच अंतर दिखाता है। तो इसमें से सबसे उपयुक्त आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2021-22 में निम्न राज्यों में से किसमें एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI सबसे निम्न था? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मेघालय और बिहार। इनमें से किसमें जो है सो यह सबसे निम्न था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार में जो है सो सबसे निम्न था। गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो NSSO द्वारा समय समय पर इसका अनुमान लगाया जाता है, यह बिल्कुल सत्य है। भारत में स्वीकृत औसत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी है, यह भी सही है। इसका अनुमान औसत आमतौर पर हम हर 5 साल के अंतराल में लेते हैं, यह भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी एक से अधिक और ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र किसे देना चाहिए? यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर जिसे हम कहते हैं अपना पद त्यागना चाहे तो उसका त्यागपत्र वह मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उपाध्यक्ष को या भारत के राष्ट्रपति को किसको सौंपेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वह अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपेगा। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होती है? तो विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 20, 30, 40 और 96 इनमें से क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है 40 होता है। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री, संसद या प्रधानमंत्री। तो इसका अधिकार किसके पास है? तो इसका अधिकार है राष्ट्रपति के पास। अगला क्वेश्चन है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, बिल्कुल गलत है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, ये भी गलत है। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, ये भी गलत है। तो और डी है कि राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, ये भी गलत है। ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके हिसाब से ऑप्शन ई इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है? भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधायी शक्ति है, कार्यकारी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है या अर्ध न्यायिक शक्ति है? तो यह एक विधायी शक्ति है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। संसद को राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, बशर्ते यह है कि
सार्वजनिक हित में हो, राष्ट्रीय हित में हो, केंद्रीय हित में हो, क्षेत्रीय हित में हो, या इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय हित में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) के ए में यह दिया हुआ है कि निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडों को फहराना अनुच्छेद 1 के ए के तहत हर नागरिक का यह मौलिक अधिकार है कि वह अपने निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहरा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 का 1 का ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? इनमें से कौन सा एक मानव अधिकार है जो संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार भी है? तो यह कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। शिक्षा का अधिकार जो है सो मौलिक अधिकार भी है और मानव अधिकार भी है। राइट टू एजुकेशन मौलिक अधिकार भी है और मानव अधिकार भी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है सो अनुच्छेद 19 में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो संघ के सरकारी भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता देता है अनुच्छेद 343। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 245। अनुच्छेद 245 के अनुसार संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किस चीज़ से संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? तो यह भाषाओं के बारे में है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन सा है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बलपक्रम यह मेघालय में है, यह बिल्कुल सही है। पन्ना जो है सो बिहार में, यह गलत है। तो यही सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पन्ना कहाँ है वो आप लोगों को बताना है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना कि पन्ना कहाँ है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और इसको भी देख लेना है
कि गोइंडी कहाँ है, तो गोइंडी तमिलनाडु में है। मोल्लेम कहाँ है, तो मोल्लेम गोवा में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम वन क्षेत्र जो है सो आच्छादित हैं। तो इनमें से किसमें सबसे कम वन क्षेत्र आच्छादित है? चंडीगढ़, पुदुचेरी, दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव, या फिर लक्षद्वीप। तो इसमें से किस में जो है सो सबसे कम वन आच्छादित है? तो चंडीगढ़ में इसमें से ऑप्शंस के अनुसार सबसे कम वन आच्छादित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड किसमें पाए जाते हैं? तो उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड संख्या की पिरामिड या जीव भार का पिरामिड या ऊर्जा का पिरामिड, इनमें से किस में पाया जाता है? तो इनमें से जीव भार के पिरामिड में यह पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाह भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है? तो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो लिस्बन घोषणा जैसो किससे संबंधित है? तो महासागर, पर्वत, वायु, किससे संबंधित है? तो लिस्बन घोषणा जो है सो महासागर से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। लिस्बन घोषणा महासागर से संबंधित है। लिस्बन घोषणा महासागर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। यह बिल्कुल सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है, यह सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये जो कि गलत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6% है, यह भी गलत है। और यह भी भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, यह भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 2001 से 11 में दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर क्या था? 21.44% या 23.18% या 18.12%, 17.64%। 2001 से 11 में दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर 18.12% थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2001 से 11 में दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर 18.12% था। अगला क्वेश्चन है, कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को लिंगानुपात, साक्षरता दर या जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इंग्लैंड में स्थित पिनाइन नामक पर्वत श्रेणी के विस्तार की दिशा क्या है?
तो इंग्लैंड में स्थित पिनाइन नामक पर्वत श्रेणी के विस्तार की दिशा उत्तर से दक्षिण है। इंग्लैंड में स्थित पिनाइन नामक पर्वत श्रेणी के विस्तार की दिशा क्या है? तो उत्तर से दक्षिण है। निम्नलिखित में से कौन सा जंगल झाड़ी दावानल भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रकार का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जंगल झाड़ी दावानल भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रकार का नहीं है? तो साइबेरिया इसका सही आंसर है। तो साइबेरिया का जंगल दावानल भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रकार का नहीं है। तुर्की, विक्टोरिया और कैलिफोर्निया ये सभी जंगल या झाड़ी दावानल भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रकार का है, लेकिन साइबेरिया दावानल भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रकार का नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है? तो निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूमध्य सागरीय जलवायु प्रकार का नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी न्यूजीलैंड। मध्य कैलिफोर्निया भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का है। मध्य चिली भी भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का है। और अफ्रीका का दक्षिणी छोर कौन सी प्रकार की जलवायु का है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु का है। लेकिन उत्तरी न्यूजीलैंड भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रकार का नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो मध्य चिली में भूमध्य सागरीय जलवायु है। केप टाउन में भी भूमध्य सागरीय जलवायु है। एडिलेड में भी भूमध्य सागरीय जलवायु है, लेकिन पंपाज में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। खगोल वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल अमैत रासु का नामकरण निम्न आधार पर किया गया। तो अमैत रासु का नामकरण किसके आधार पर किया गया? तो अमैत रासु का नामकरण जापानी सूर्य देवी के आधार पर किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और अमैत रासु क्या है? तो अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल है। अमैत रासु एक अत्यधिक ऊर्जा वाला पार्टिकल है जिसका नामकरण जापानी सूर्य देवी के नाम के आधार पर किया गया। चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? तो बुध जो है सो चंद्रमा सदृश ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी, बुध चंद्रमा सदृश ग्रह है। कौन सा ग्रह चंद्रमा सदृश ग्रह है? तो बुध चंद्रमा सदृश ग्रह है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? तो पृथ्वी और सूर्य की दूरी अधिकतम दूरी कब होती है? तो यह जो है सो अपसौर में होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी अपसौर में होती है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच निम्नतम दूरी कब होती है? तो वह आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम कब होती है। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो बैलाडीला में सिडेराइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट या हेमेटाइट किसका खनन होता है? तो बैलाडीला में हेमेटाइट का खनन होता है। बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो बैलाडीला में हेमेटाइट का खनन होता है। बैलाडीला में हेमेटाइट का खनन होता है। अगला क्वेश्चन है कि शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण क्या है? तो शीत ऋतु में तमिलनाडु के क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण लौटता हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिमी विक्षोभ या उपयुक्त में से एक से अधिक है या फिर इनमें से कोई नहीं है। कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो शीत ऋतु में
तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में जो वर्षा होता है वह उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होता है। तो उत्तर पूर्वी इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें दक्षिण पश्चिम मानसून लौटता हुआ दिया हुआ है। तो उत्तर पश्चिम मानसून को ही उत्तर पूर्वी मानसून को ही लौटता हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण लौटता हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून है, और इसी को उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं। इसी को उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून की सामान्य तिथि जो लौटने की है, उत्तर पूर्वी मानसून जब लौटता है उसी को जो है सो लौटता हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। लेकिन यह पूछ रहा है कि हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी, वही पूछ रहा है कि उत्तर पूर्वी मानसून जो है सो कब आता है, हैदराबाद में लौटता है वापस, तो वह इसका आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर बी, लौटता हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून लौटता है 15 अक्टूबर को। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु सवाना प्रकार की है, भूमध्य सागरीय प्रकार की है, या उपोष्ण मानसूनी जलवायु है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं है। तो त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु उपोष्ण मानसूनी जलवायु है। ऑप्शन नंबर बी, त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु उपोष्ण मानसूनी जलवायु है। त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु कैसी है? तो उपोष्ण मानसूनी जलवायु है। किस रेखा पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? तो भारतीय मानक समय रेखा किसे कहते हैं? तो भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्व को कहते हैं। तो भारतीय मानक समय रेखा किसे कहते हैं? तो 82.5 डिग्री पूर्व को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्व को कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। भारतीय उपमहाद्वीप किसका भाग था? तो भारतीय उपमहाद्वीप जैसो टेथिस सागर का भाग था, पेंजिया का भाग था, या गोंडवाना लैंड का भाग था। तो भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः भाग था गोंडवाना लैंड का। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप किसका भाग था? तो गोंडवाना लैंड का भाग था। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच माध्य समय जीएसटी से भारतीय मानक समय कितना आगे रहता है? तो ग्रीनविच मानक समय से भारतीय मानक समय कितना आगे रहता है? तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। भारतीय मानक समय जो है सो ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे आगे है। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच के समय रेखा से 5.5 घंटे आगे है। अगला क्वेश्चन है, 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? राजा राम मोहन राय की प्रकाशित पहली पुस्तक का नाम क्या था? वेदांत ग्रंथ, भारतीय विलास, तोहफत उल मुवाहिद्दीन, या शाकुंतलम। तो राजा राम मोहन राय का पहला पुस्तक जो 1815 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, उसका नाम था तोहफत उल मुवाहिद्दीन। ऑप्शन नंबर बी पर राजा राम मोहन का पहला पुस्तक प्रकाशित हुआ था 1815 ईस्वी में, और उसका नाम था तोहफत उल मुवाहिद्दीन। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले, एमजी रानाडे, फिरोज शाह मेहता, या बाल गंगाधर तिलक। तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो बाल गंगाधर
तिलक थे। अगला क्वेश्चन है, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जमींदार पत्रिका या अल हिलाल या कॉमरेड, इनमें से कौन से पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल पत्रिका को संपादित किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा कौन से पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अल हिलाल पत्रिका को अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल पत्रिका को संपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? तो वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष या बिपिन चंद्र पाल? तो वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर बी, वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे? अरविंद घोष। वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो अरविंद घोष। वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे? अरविंद घोष। किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था? तो प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक कब लगा दिया था? भाषा के आधार पर लॉर्ड लिटन ने लगाया था 1878 ईस्वी में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? तो 1878 ईस्वी में, जिसके तहत लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था। तो प्रेस की स्वतंत्रता को किसने प्रतिबंधित किया था, यह भी पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। और कब किया था? तो 1878 ईस्वी में किया था। किस आधार पर किया था? तो भाषाई आधार पर किया था। प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी थी 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो वीर कुंवर सिंह संबंधित थे ग्वालियर से, झांसी से, जगदीशपुर से या फिर मेरठ से? तो वीर कुंवर सिंह संबंधित थे जगदीशपुर से। ऑप्शन नंबर बी, वीर कुंवर सिंह कहाँ से संबंधित थे? तो जगदीशपुर से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? 1857 के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज कौन था? जनरल हेविट, लेफ्टिनेंट विलोगबाई, लेफ्टिनेंट हडसन या जॉन निकलसन? तो इनमें से कोई भी दिल्ली का जो है सो प्रभारी अंग्रेज नहीं था। तो ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किसने 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था? 1857 ईस्वी की क्रांति में विद्रोहियों को किसने धोखा दिया था? गणपत पांडे, जमादार माधो सिंह, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव या विश्वनाथ दुबे? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्वनाथ दुबे ने विद्रोहियों को धोखा दिया था। 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था विश्वनाथ दुबे ने। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह की भू लगान व्यवस्था की निम्नलिखित में से किससे तुलना की जा सकती है? तो शेरशाह सूरी की भू लगान व्यवस्था की तुलना किससे की जा सकती है? जमींदारी व्यवस्था, महलवारी व्यवस्था, रैयतवारी व्यवस्था या इख्तेदारी व्यवस्था? तो रैयतवारी व्यवस्था से शेरशाह सूरी की भू लगान व्यवस्था का तुलना किया जा सकता है। शेरशाह सूरी की भू लगान व्यवस्था का तुलना किससे किया जा सकता है? तो रैयतवारी व्यवस्था से। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जामी मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार है? फतेहपुर सीकरी का प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जो है सो जामी मस्जिद का प्रवेश द्वार है। और वह कौन सा प्रवेश द्वार है? तो वह दक्षिणी प्रवेश द्वार है। ऑप्शन नंबर सी। भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज ए मशरिक या पूरब का सिराज कहा जाता था? तो भारत के किस नगर को
पूरब का सिराज या सिराज ए मसरीज कहा जाता था। तो जौनपुर को जो है सो भारत का सिराज ए मशरिक या पूरब का सिराज कहा जाता था। जौनपुर को सिराज ए मशरिक या पूरब का सिराज कहा जाता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? तो लाख बख्श किसे कहा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। लाख बख्श किसे कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाख बख्श किसे कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी का निर्माण करवाया था? तो हौज ए शमसी कहाँ है? वह दिल्ली के सल्तनत के शासक थे, किसने बनवाया था? तो हौज ए शमसी जो है सो कुतुब मीनार के पास है और इसे बनवाया था इल्तुतमिश ने। हौज ए शमसी को किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। हौज ए शमसी को इल्तुतमिश ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, विग्रहराज फोर्थ ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? तो विग्रहराज ने 2.5 दिन के झोपड़े के निर्माण से पहले एक कॉलेज का निर्माण किया था। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? तो विग्रहराज फोर्थ ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया और उसके पहले उन्होंने एक कॉलेज बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण कौन से काल में हुआ था? चोल काल में, पल्लव काल में, चालुक्य काल में या सातवाहन काल में? तो ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था चालुक्य काल में। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था चालुक्य के काल में। सिंधु घाटी के लोग शाकाहारी थे, मांसाहारी थे या शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे? तो सिंधु घाटी के लोग जो है सो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। चुनोदरो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है। चुनोदरो कहाँ स्थित है? तो चुनोदरो सिंध में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चुनोदरो कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है। पुरुषार्थ कितने हैं? तो पुरुषार्थ कितने होते हैं? तो पुरुषार्थ 4 होते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो प्रथम मानव जीवाश्म जो है सो कहाँ से प्राप्त हुआ था? गंगा घाटी से, नर्मदा घाटी से, यमुना घाटी से या ताप्ती घाटी से? तो प्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ था नर्मदा घाटी से। ऑप्शन नंबर सी। प्रथम मानव जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी से। प्रथम मानव जीवाश्म नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है? तो हड़प्पा का उत्खनन 1921 ईस्वी में किया गया। यह बिल्कुल सही है। हड़प्पा का उत्खनन कब किया गया? तो 1921 ईस्वी में किया गया और वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है। यह भी सही है। हड़प्पा व्यास नदी के किनारे था। यह बिल्कुल गलत है। हड़प्पा के उत्खननकर्ता R.D. बनर्जी थे। यह भी गलत है। और छत्र वाला ताम्र रथ हड़प्पा से मिला है। यह भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। तो केवल 1 और 2 सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों, हमने आज प्रैक्टिस 1 जो है सो प्रैक्टिस सेट 1 पूरा कर लिया है और प्रैक्टिस सेट
2 हम कल करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। छोटी सी हेल्प की आप लोगों की ज़रूरत है क्योंकि वीडियो का रीच अभी कम है। कल जो है सो हम इसका अगला पार्ट प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। बीपीएससी AEDO का प्रैक्टिस सेट 2 हम करने वाले हैं। तो वीडियो को जो है सो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।